नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP स्टडी पॉइंट ब्यावरा में। आज हम कक्षा 11वीं राजनीतिक विज्ञान पार्ट 3 चुनाव और प्रतिनिधि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। दोस्तों, इसके जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर नई अपडेट आपको जल्द प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं। पार्ट 3 चुनाव और प्रतिनिधि के 1 अंक के प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। दूसरा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? उत्तर है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनाव द्वारा चुनकर संसद में भेजते हैं और प्रतिनिधि सरकार चलाने तथा फैसले लेते हैं। ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया, लोकतंत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन किसे कहते हैं? उत्तर है, प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा में पूछ लिया गया है। निर्वाचन किसे कहते हैं? तो प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया या विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, मतदाता किससे कहते हैं या क्या अभिप्राय है? उत्तर है, भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष से एवं उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को मत देने का अधिकार है, उसे हम मतदाता कहते हैं। ये पूछ लिया दोस्तों परीक्षा में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मतदाता सूचियां कौन तैयार करता है? तो उत्तर है, चुनाव आयोग मतदाता सूचियां तैयार करता है। 7वां क्वेश्चन है, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, यह जिम्मेदारी किसकी है? तो चुनाव आयोग की है। 7वां क्वेश्चन है, आम चुनाव किसे कहते हैं? लोकसभा या विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहते हैं दोस्तों। 8वां देखते हैं दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी पुरुष, स्त्री एवं अन्य भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने के अधिकार को सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मैं बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में पूछ लिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो उत्तर आएगा 25 वर्ष। जो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा या विधानसभा में, तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए खड़े होने के लिए। 10वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324(a)(1) में के माध्यम से किसकी स्थापना की गई है? अनुच्छेद 324 के भाग 1 के माध्यम से, अनुच्छेद 324 भाग 1 के अनुसार भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना दोस्तों? निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। 11वां क्वेश्चन है, बहुलवादी व्यवस्था किसे कहते हैं? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में निर्वाचन की विधि जो सबसे आगे वही जीते, ये प्रणाली चलती है दोस्तों। भारत में प्रणाली को अपना रखा है, इसे ही बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत IMPA, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी साथियों को मिल सके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। 12वां क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन मंडल से आप क्या समझते हैं? पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि
के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? पृथक निर्वाचन मंडल। 13वां क्वेश्चन है, चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने का काम कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है। भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, ये आईएमपी क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा चुनाव में कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। 16वां है, देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? ये जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो प्रथम है श्री सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त। अगला देखते दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो अंतर लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला अंतर है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधा भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष में जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि भाग लेते हैं। दूसरा अंतर है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासन मानता है, जबकि अप्रत्यक्ष में जनप्रतिनिधि अपने आप को शासन समझते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। ये क्वेश्चन आईएमपी है दोस्तों। फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली का क्या अर्थ है? यानी कि फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली का क्या अर्थ है? ये आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर है, इस प्रणाली का अर्थ यह है कि जो प्रत्याशी चुनावी दौड़ में अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है। तीसरा क्वेश्चन है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसे कहते हैं? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। मैं आपके लिए इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और परीक्षा में कई बार पूछ लिए गए हैं। उत्तर देखते हैं, इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, जैसे कहीं पर पूरे देश में एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, जैसे इजराइल व नीदरलैंड, तथा कहीं पर पूरे देश को बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, गुप्त मतदान प्रणाली किसे कहते हैं? उत्तर है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में प्रतिनिधियों के चुनाव करवाने की प्रणाली गुप्त मतदान की है। इसमें मतदाता के अलावा किसी को पता नहीं चलता कि किसको वोट दिया जाता है। ये गुप्त मतदान प्रणाली कहलाती है दोस्तों। 5वां है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं? संविधान में व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यकों या निम्न वर्गों के जनप्रतिनिधि भी संसद में पहुंचे। उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन विभाग समय समय पर वर्ग विशेष, महिला विशेष के लिए आरक्षित सीट कर देता है। उसे आरक्षित निर्वाचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी चुनाव प्रणाली की सफलता के कौन से 2 तत्व है? पहला है उत्तर स्वतंत्र चुनाव, दूसरा तत्व है निष्पक्ष या पारदर्शी चुनाव। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, परिसीमन आयोग से आप क्या समझते हैं? इसका गठन कौन करता है? उत्तर है, भारत में निर्वाचन आयोग के साथ काम करने वाली संस्था जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करती है तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? परिसीमन आयोग। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 4 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था में 4 अंतर लिखिए। उत्तर है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और दूसरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व में अंतर देखते हैं। पहला अंतर है, देश के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं। पूरे देश का एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है। दूसरा अंतर देखते हैं,
हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। इसमें है एक से अधिक चुने जाते हैं। तीसरा अंतर है मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, मतदाता पार्टी को मत देता है। इसमें ये होता है। चौथा अंतर है दोस्तों, प्रत्याशी को मतदाता व्यक्तिगत जानते हैं। इसमें मतदाता पार्टी को गुप्त रूप से वोट देता है, इसलिए प्रत्याशी को नहीं जानता। यह अंतर होगा दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बता दूं आपको, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के 4 महत्व लिखिए। उत्तर है सार्वभौमिक मताधिकार से जन प्रभुसत्ता सिद्धांत लागू होता है। पहला है यह लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुरूप है, व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, इससे राजनीतिक जागरूकता आती है। तीसरा क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन आयोग के 4 मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है दोस्तों मतदाता सूची तैयार करना, ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। दूसरा है चुनाव की तिथि तय करना। तीसरा है चुनाव कराना, परीक्षण करना और चौथा है चुनाव परिणाम जारी करना। ये निर्वाचन आयोग के मुख्य 4 कार्य है दोस्तों। इन्हें थोड़ी डिटेल में भी लिख सकते हैं। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित प्रत्यक्ष लोकतंत्री व्यवस्था को समझाइए। संपूर्ण नगर राज्य के लोग एक खुले स्थान पर एकत्रित होते तथा अपने प्रतिनिधि को हाथ उठाकर चुनते तथा रोजमर्रा के सरकारी फैसला हाथ उठवाकर प्रत्यक्ष रूप से जनता से स्वीकृति प्राप्त करते थे। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य बनने के लिए संविधान में कौन कौन सी योग्यताएं तय की गई है। उत्तर है पहला है भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है आयु 25 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो और पांचवा है आपराधिक प्रवृत्ति का या सजा याफ्ता ना हो। छठवां क्वेश्चन देखते हैं लोकतंत्र में चुनाव का महत्व विषय पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है लोकतंत्र में चुनावों को बहुत महत्व है। चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के 2 पहलू है। आज विश्व में 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र है वहां प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है दोस्तों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। पृथक निर्वाचन मंडल में एक समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय विशेष के लोग वोट डाल सकते हैं। आरक्षित चुनाव क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। ठीक है दोस्तों, ये 5 अंक के प्रश्नों का उत्तर है। निम्नलिखित कार्टून को ध्यानपूर्वक देखो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये कार्टून दे रखा है दोस्तों। ये क्वेश्चन रहने दो आप, ये नहीं आएगा, वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं महत्वपूर्ण। भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई 6 सुझाव समझाइए, वर्णन करें। चुनाव सुधार है पहला है सर्वाधिक जीत प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाए। संसदीय एवं विधान सभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं का चुनाव हो। चुनाव में धन के प्रभाव पर नियंत्रण। फौजदारी मुकदमे वाले की उम्मीदवारी रद्द। पांचवा है चुनाव प्रचार में जाति एवं धर्म का प्रयोग प्रतिबंधित हो। राजनीतिक दलों में पारदर्शिता एवं लोकतंत्र हो। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन प्रक्रिया को समझाते हुए उनके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। यह आयु होती है 65 वर्ष की आयु तक
कार्य करते दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त। वेतन होता है सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है वेतन। कार्य है मतदाता सूची तैयार करना। दूसरा कार्य है चुनाव कार्यक्रम तय करना। तीसरा कार्य है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। चौथा कार्य है राष्ट्रीय एक राज्य पार्टी के रूप में दलों पार्टियों का मान्यता देना। पांचवा है चुनाव का परीक्षण कराना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन की प्रक्रिया होती है, प्रमुख कार्य होते हैं ये। भारत की चुनाव प्रक्रिया की विभिन्न चरणों को सविस्तार समझाइए। तो पहला चरण देखते हैं उत्तर, चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होना। दूसरा है चुनावों की तिथि, आवेदन करने, नाम वापस लेने की तिथि, चुनाव प्रचार एवं चुनाव प्रसार की निगरानी करना, तिथि तथा चुनाव प्रत्यक्ष एवं निष्पक्ष कराना, मतगणना कराना तथा चुनाव परिणाम घोषित करना, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान केंद्रों की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है भारत की चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, प्रकाश डालिए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी लगा लीजिए। चुनाव प्रणाली की विशेषता, भारत में सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली को अपनाया गया है। इसकी विशेषता है यह सरल है, इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सिद्धांत पर आधारित है, इसमें खर्च कम आता है, इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू है। इस कथन को समझाते हुए चुनाव का लोकतंत्र में महत्व क्या है समझाइए। ये आईएमपी लिख लीजिए दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है ये सभी मैंने अभी बताया इस वीडियो में, जो सभी आईएमपी है दोस्तों, मैं आपके लिए इस वीडियो में आईएमपी लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर है लोकतंत्र में चुनाव का महत्व है। पहला है प्रतिनिधि चुनाव जीतकर सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। दूसरा है चुना हुआ प्रतिनिधि जनमत के अनुसार काम करेगा। तीसरा है इस व्यवस्था में जनता में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है और लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व जरूरी है जो चुनाव द्वारा ही संभव है। पांचवा है नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा उचित प्रतिनिधित्व से ही है। उचित प्रतिनिधित्व से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों आप इसका, जो लिखने में आपको बहुत आसानी होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर नई अपडेट आपको जल्द प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कक्षा 11वीं वाले सभी स्टूडेंट तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।